नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम रोज नामचा नामा के मूल तत्व कक्षा 11 और प्रकरण 4 रोज नामचा का हम परिचय प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने प्रकरण 1 पारिभाषिक शब्द और नामा का परिचय प्राप्त किया। प्रकरण 2 में व्यवहारों की दोहरी असर के बारे में जाना और उसके बाद प्रकरण 3 में हमने जीएसटी के विषय में जानकारी प्राप्त किया। और अब हम रोज नामचा जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तथा रोज नामचा किस तरह लिखा जाता है उसकी हम अभ्यास यहाँ पर करेंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि हम जो पीछे चैप्टर पढ़े हैं वो सारे चैप्टर अच्छी तरह से अगर हमारे समझ में आते हैं तब ये चैप्टर भी हमको अच्छी तरह समझ में आएगा। और यहाँ पर खास करके व्यवहारों में खाता को पहचानना, उधार व्यवहार, नगद व्यवहार पहचानना और व्यवहारों की दोहरी असर, कौन सा खाता उधार हो रहा है, कौन सा खाता जमा हो रहा है, ये सब जानना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप ये समझ पाते हो तो आपके लिए ये एंट्री बहुत आसान होगी। और हम यहाँ पर रोजनामचा में बहुत ही जो है स्लोली धीरे धीरे हम चल रहे हैं इसको। जैसे आपको जो व्यवहार धीरे धीरे समझ में आता जाए उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आपको भी जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप एक बार समझ गए तो आपको हमेशा के लिए वो एंट्री और वो व्यवहार सब समझ में आने लगेंगे। तो इसमें हमको दो चीज़ खास सीखना है। एक तो वो रोज नामचा का फॉर्मेट, इसमें जैसे कॉलम होंगे तो पहला कॉलम तारीख का, दूसरा विवरण, तीसरा खाता पृष्ठ नंबर। खाता पृष्ठ नंबर ध्यान रखना, ये खाली कॉलम बनाने के लिए होता है, इसका कोई यहाँ आपको उपयोग प्रैक्टिकली नहीं करना है। जब हम खतौनी करते हैं तो वो पृष्ठ नंबर यहाँ पर आता है। तो ये जो तीसरा कॉलम है रोज नामचा का, यह खाली जानकारी मात्र के लिए है, उसमें आपको कुछ लिखना नहीं होता है। उसके बाद उधार रकम और जमा रकम। तो इस तरह से आपको ये रोज नामचा का फॉर्मेट रहेगा। और उसमें कैसे लिखना वो खास ध्यान देना आप लोग कि उधार की एंट्री किस तरह लिखी जाती है और जमा पक्ष में एंट्री किस तरह से लिखी जाती है, और साथ साथ में विवरण और रकम कैसे लिखा जाता है, इसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए। और जो आप सीखेंगे उसी तरह से आपकी हैबिट होगी और आगे भी उस तरह करेंगे। आपको कक्षा 11, कक्षा 12 में भी रोज नामचा आएगा। आगे आप पढ़ते तो वहाँ भी आपको जनरल एंट्री आपको हमेशा करने को आएगी। तो इसको आपको नियम के अनुसार कैसे करना है वो आपको खास ध्यान रखना है। तो चलिए सीखते हैं हमारा प्रकरण 4 रोज नामचा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 रोज नामचा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जर्नल। तो जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक अगर हमको व्याख्या लिखना हो उधार का रोज नामचा का, तो उधार जमा के नियमों के आधार पर हिसाबी व्यवहार का नामा की प्रथम बही में लेखा करने की प्रक्रिया अर्थात रोज नामचा या जर्नल। तो ये प्रथम बही यानी है कि आपको यहाँ से नामा की आप लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसे हम रोज नामचा कहते हैं प्रथम बही में। और उधार जमा के नियम का आपको उसमें उपयोग करना है। अब इसके लक्षण देखते हैं। तो हिसाबी व्यवहारों का सर्वप्रथम रोज नामचा में होता है, इसलिए नामा की यह मूल बही है। तो मूल बही नामा की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यवहारों का सर्वप्रथम रोज नामचा में लिखा किया जाता है, इसलिए ये पहला लक्षण हुआ। दूसरा, उधार जमा के नियमों के अनुसार व्यवहारों की दोहरी असर दी जाती है, यानी हर व्यवहार की दो असर, जितनी रकम से व्यवहार जमा होगा उतनी ही रकम से व्यवहार उधार होगा। तो दो असर बताएंगे। तीसरा, उधार और जमा इस प्रकार रकम के दो खाने बनाए जाते हैं। उधार में उधार की रकम लिखी जाती है, जमा में जमा की रकम लिखी जाती है। व्यवहारों को तारीख के क्रम में लिखा जाता है, यानी हमको जो व्यवहार दिए रहेंगे वो क्रमानुसार लिखेंगे हम, और तारीख का क्रम है तो उसको बना के लिखेंगे। और उसके बाद है रोज नामचा लिखने के बाद प्रविष्टि के नीचे विवरण लिखा जाता है, संक्षिप्त विवरण होता है, तो ये भी लिखा जाता है रोज नामचा में। अब हम देखते हैं रोज नामचा का नमूना, स्पेसिमेंस मैन ऑफ जनरल। तो यहाँ रोज नामचा के नमूना में देखिए, सबसे पहले हम व्यापारी का जो नाम दिया होगा तो उसको लिखेंगे श्री व्यापारी का नाम का रोज नामचा, ऐसा इसका टाइटल करेंगे। और इसका फॉर्मेट देखिए आप, इसके फॉर्मेट में पहले कॉलम में तारीख और दूसरे कॉलम में विवरण, तीसरे कॉलम में खाता पृष्ठ नंबर, और उसके बाद उधार और जमा, ऐसे दो कॉलम इसमें बनेंगे।
रकम के लिए। तो आपको तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम, ये कॉलम आप बनाना है। जब भी रोजनामचा बनेगा ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मेट आपको 11, 12 या आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मेट आपको कंपलसरी आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं डेट, पार्टिकुलर और एलएफ नंबर इसको बोलेंगे, और यहाँ पर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इस तरह से लिखा जाता है। अब उसमें लिखने की पद्धति देखिए, तारीख के कॉलम में अगर वर्ष दिया है तो उसको लिखेंगे, जैसे 2020 एग्जाम्पल लिया हमने, महीने का नाम दिया तो उसको लिखेंगे, उसके बाद डेट बताएंगे, फिर बाकी सब में डेट डालते जाएंगे। और इसमें रकम कैसे लिखी जाती है, तो ये जो बाएं तरफ से शुरुआत किया है वो उधार खाता है। कोई भी खाता XYZ खाता हो तो उस खाते का नाम, तो उस खाता, जैसे खरीद खाता मालूम हुआ तो खरीद खाता उधार, ऐसा। फिर जमा करना है तो मान लो रोकड़ खाता लिखना है तो रोकड़ खाते का यहाँ पर लिखेंगे। और ये आपको एक खास ध्यान रखना है लिखते समय कि उधार का खाता हम बाईं तरफ से शुरू करेंगे, और जब जमा एंट्री करेंगे तो उसको हम थोड़ा सा स्पेस देंगे यहाँ पर, ये बहुत ध्यान रखना है। तो स्पेस देंगे और स्पेस दे करके और थोड़ा राइट साइड से लिखेंगे तो हमको देखने में ख्याल आ जाएगा कि ये खाता उधार है, ये खाता जमा है। और उसके बाद अमाउंट, उधार जो हमने किया वो उधार रकम में आएगा, और जमा जो किया उसको हम जमा पक्ष में लिखेंगे या जमा कॉलम में लिख देंगे। फिर संक्षिप्त विवरण आता है तो इस तरह विवरण लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे कि माल रोकड़ से खरीदा, ऐसा जो भी विवरण बनता हो वो विवरण हम यहाँ दर्शाएंगे। अब चलिए हम प्रश्न से समझते हैं कैसे सवाल हल करते हैं। तो पहले हम सामान्य प्रश्न ले रहे हैं इसके अंदर उदाहरण के रूप में। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ हमने प्रश्न यहाँ दर्शाया हुआ है। तो यहाँ उदाहरण में जैसे दिया है, निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा है, स्मिता की बही या रोजनामचा में लिखो, इस तरह का ये प्रश्न है। अब इसके अंदर आपको सवाल में 2019 वर्ष दिया है, मई मास दिया है, 1 तारीख को रुपया 50,000 का माल खरीदा, ये व्यवहार हुआ, ठीक है। तो ये हमने नीचे फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो फॉर्मेट के अंदर हम लिखेंगे पूरा इसमें। तो यहाँ फॉर्मेट में जिस तरह हमने ऊपर समझे उसी तरह से बनाए। इसके अंदर देखिए तारीख, विवरण, और यहाँ पर ये खाता पृष्ठ नंबर, उधार और जमा, तो इस तरह यहाँ लिखा जाएगा। सबसे पहले तारीख में 2019 मार्च 1 तारीख। अब यहाँ पर हमने व्यवहार देखा, पहला व्यवहार, तो पहला व्यवहार क्या लिखा था कि 50,000 का माल खरीदा। तो हमने पिछले टॉपिक में चर्चा किया था, तो उसके अनुसार हम देखिए 50,000 का माल खरीदा, ये व्यवहार रोकड़ व्यवहार है, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया है किससे खरीदा, इसलिए रोकड़ व्यवहार है। तो यहाँ 2 खाता असर होगा, एक तो खरीद खाता असर होगा और दूसरा रोकड़ खाता असर होगा, 2 खाता। अब नियम सुनिए, खरीद खाता भी माल संपत्ति खाता है, रोकड़ खाता भी माल संपत्ति खाता है। तो उसके अनुसार खरीदी से माल आएगा तो माल आए तो खरीद खाता उधार होगा, और रोकड़ जाएगी तो रोकड़ खाता जमा होगा। अब देखिए नियम यहाँ अप्लाई किए, 1 तारीख को ये देखिए खरीद खाता उधार, लिखने का तरीका देखना है आपको खास करके। हमने बाईं तरफ से शुरू किया, खरीद खाता उधार रकम 50,000, और रोकड़ खाते का थोड़ा हमने राइट साइड से शुरू किया, स्पेस दिया, तो रोकड़ खाते का 50,000। और विवरण देखिए, संचित विवरण में रुपया 50,000 का माल खरीदा। यानी रोजनामचा लिखते समय आपको खाता पहचानना है, उधार या रोकड़ व्यवहार पहचानना है, और उसके बाद आपको नियम लगा के लिख देना है। तो आप बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से आएगा। इतना कोई बहुत इसमें आपको कठिन नहीं कि आपको समझ में ना आए। चलो ये देखते हैं दूसरा व्यवहार। दूसरा व्यवहार है 4 तारीख को हुआ है, 20,000 का माल दिनेश के पास से खरीदा। यहाँ भी खरीदी का व्यवहार है और यहाँ नाम दिया हुआ है। तो नाम दिया है तो कैसा व्यवहार हुआ, उधार व्यवहार हुआ है। उधार व्यवहार हुआ तो 2 खाते बनेंगे, एक खरीद खाता, एक नाम क्या है, दिनेश खाता। खरीदी से माल आएगा, खरीद खाता उधार करोगे, और दिनेश व्यक्ति है, देने वाला हुआ, व्यक्ति का नियम है, देने वाला जमा करोगे। तो अब एंट्री देखते हैं। ये देखिए 4 तारीख को खरीद खाता उधार 20,000 रकम उधार में लिख दिया, और दिनेश व्यक्ति है देने वाला, तो दिनेश खाते का 20,000। अब आपको एक चीज़ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि खरीद खाता हमेशा उधार होगा, क्योंकि खरीदी से हमेशा माल आएगा। तो खरीद खाता उधार हुआ और सामने देने वाला व्यक्ति जमा हो गया। विवरण में रुपया 20,000 का माल साख पर खरीदा, ऐसा हमने संक्षिप्त विवरण दर्शा दिया। अगला व्यवहार देखते हैं।
7 तारीख को हुआ है। 40,000 का माल शिखा को बेचा। अब ये बिक्री का व्यवहार है, यहाँ भी नाम दिया है ग्राहक का। तो एक तो बिक्री खाता हो गया, माल बेचेंगे, बिक्री खाता में माल जाता है तो बिक्री खाता जमा। जब खरीद खाता उधार होगा तो बिक्री खाता हमेशा जमा होगा। तो बिक्री खाता जमा होगा। और व्यक्ति कौन है? शिखा। तो शिखा व्यक्ति के नियम से लेने वाला क्या होता है? उधार। तो शिखा खाता उधार होगा और बिक्री खाता जमा होगा। व्यवहार देखिए अपने रोजनामचा में 7 तारीख को यहाँ पर शिखा खाता उधार, व्यक्ति लेने वाला उधार, और बिक्री से माल जाता है बिक्री खाते का। और रकम देखिए शिखा खाता का यहाँ पर हमने उधार में लिख दिया 40,000 और बिक्री खाते का जमा में 40,000। विवरण में 40,000 का माल साख पर बेचा। अगला व्यवहार देखते हैं। अगला व्यवहार तारीख 12 को हुआ। 2,000 कमीशन प्राप्त हुआ। अब आपको समझना है कि कमीशन उपज खर्च खाता है। उपज खर्च खाता है तो कमीशन की प्राप्ति हुई है, और कमीशन की प्राप्ति हुई है तो प्राप्ति को हम जमा करते हैं, उपज या आवक को जमा करते हैं। तो कमीशन जमा हो गया। और दूसरा रोकड़ आए तो उधार। तो रोकड़ खाता उधार और कमीशन खाते का, इस तरह एंट्री होगी। तो देखिए यहाँ पर 12 तारीख को रोकड़ खाता उधार, कमीशन खाते का, रकम 2,000। इस तरह उपज खर्च खाते, यानी खाता भी आप पहचानते जा रहे हैं और फिर आपकी एंट्री एकदम सरल होती जाएगी। अगला व्यवहार देखते हैं। 12 तारीख को हो गया, 15 तारीख को दिया। उसके बाद 15 को 1,000 मजदूरी खर्च चुकाए। अब देखिए ये उपज जो था ऊपर वाला व्यवहार ये खर्च हो गया है। तो मजदूरी खर्च खाता और रोकड़ खाता 2 हुआ इसके अंदर। तो मजदूरी खर्च नियम के अनुसार खर्च उधार होता है, तो मजदूरी खर्च उधार होगा, रोकड़ जाए तो जमा होगा। तो ये देखिए एंट्री यहाँ पर किया हमने। ये 15 तारीख को मजदूरी खर्च खाता उधार, रोकड़ खाते का, रकम हमने लिखा 1,000। और इस तरह से ये हमारी सारी एंट्री हो गई। उसके बाद हमको क्या करना है, सवाल पूरा हो जाए तो दोनों पक्ष का टोटल लिखना है। हमको पता होना चाहिए कि दोनों पक्ष का समान होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ अपने सेम अमाउंट लिखा है। तो इसलिए यहाँ लिखें कुल योग, और यहाँ उधार का हुआ 1,13,000 और जमा का हुआ 1,13,000। तो इस तरह से ये रोजनामचा का एक सामान्य एंट्री आपको मैं बिल्कुल समझाया, जो इजीली आप कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद अब एक देखते हैं जरा रोजनामचा में कि रोजनामचा के अंदर संयुक्त एंट्री एक आती है। तो संयुक्त एंट्री किस तरह से की जाती है वो आपको समझना है थोड़ा सा, क्योंकि आगे आपको सीखना है उसके बारे में भी। तो देखिए संयुक्त रोजनामचा, जॉइंट एंट्री। उदाहरण देखिए 15 मार्च 2019 के दिन मजदूरी 2,000, वेतन 10,000, कमीशन 5,000 नकद चुकाया। तो यहाँ पर देखिए आप मजदूरी भी खर्च है, वेतन भी खर्च है, कमीशन भी खर्च है। एक जैसे खाते हैं, सभी कैसे खाते हैं? खर्च के खाते हैं। और सभी कैसे चुकाए गए हैं? नकद चुकाए गए हैं। तो एक आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको एक से अधिक और एक प्रकार के खाते बताए गए हैं। तो जब हम सामान्य एंट्री करेंगे तो इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर तारीख में हमने 2019 मार्च 15 तारीख को, तो 15 तारीख को एक तो मजदूरी खर्च हुआ। तो देखो मजदूरी खर्च खाता उधार, रोकड़ खाते का 2,000, जैसा हमने आगे लिखा उस तरह से। उसके बाद फिर 15 तारीख को ही दूसरा व्यवहार किया है, वेतन खाता उधार 10,000, रोकड़ खाते का 10,000। विवरण लिखते जाएंगे सब में। 10,000 वेतन चुकाया। और फिर कमीशन खाता उधार खर्च है, रोकड़ खाते का 5,000 कमीशन चुकाए। और फिर उसके बाद हमने दोनों पक्ष का टोटल किया, तो दोनों पक्ष का योग 17,000। तो आप देख सकते हैं कि हम अगर अलग अलग व्यवहार या व्यक्तिगत एंट्री करते हैं तो प्रत्येक खाते के लिए हमको उतनी एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अगर एक ही प्रकार के खाते उधार या जमा हो रहे हों तो ऐसी परिस्थिति में आप संयुक्त रोजनामचा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मजदूरी, वेतन, कमीशन तीनों एक साथ उधार हुए और तीनों में रोकड़ खाता देखिए जमा हो रहा है। तो हम इतना ज़्यादा लिखने के बजाय हम उसको थोड़ा संक्षिप्त रूप दे सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो भी हमारा सही है, अथवा इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए अथवा लिखा है, संयुक्त रोजनामचा करना हो तो ये देखिए 2019 लिखा, मार्च 15, पहले हम खातों को उधार कर दिए। तो देखिए मजदूरी खर्च खाता उधार 2,000, वेतन खाता उधार 10,000, कमीशन खाता उधार 5,000, और रोकड़ खाते का तीनों खर्च को जोड़ दो तो तीनों खर्च कितना हुआ? 17,000। और फिर सबका टोटल कितना आ गया? 17,000। जैसे देखो यहाँ 17,000 आता था वो यहाँ भी आ गया।
यानी अगर हम संयुक्त रोज नामचा करें तो हमारा लिखने का और दूसरा समय का इस सब का बचाव हो जाता है। और अगर हम एक एक एंट्री करेंगे तो हमारा यहाँ पर थोड़ा प्रश्न लंबा हो जाता है। हमारे दोनों पद्धति दोनों सही है, हम संयुक्त एंट्री करें वो भी सही है और हम एक एक एंट्री करते हैं वो भी सही है। तो बने वहाँ तक ऐसे जो एंट्री हैं एक प्रकार के खाते वाले, तो उनको हम चाहें तो संयुक्त रोज नामचा में लिख सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि संयुक्त रोज नामचा किसे कहते हैं। तो जब एक ही प्रकार के खाते या एक जैसे खाते उधार या जमा हो रहे हों तो उस परिस्थिति में हम उन खातों को इस तरह संयुक्त रोज नामचा में लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम स्वाध्याय के थोड़े प्रश्न करेंगे। तो हमारे स्वाध्याय के अंदर प्रश्न दिया हुआ है, इसके अंदर चलिए इसमें प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है। इसमें पूंजी और आहरण के व्यवहार दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि आपको शुभम की बही में रोज नामचा लिखना है, ऐसा बोला गया है। तो आपकी किताब में पेज नंबर 86 नंबर पेज आप खोलेंगे तो उस पर आपको सवाल दिया हुआ है 2014 जनवरी 1 तारीख को देखिए 10,000 का माल स्टॉक, 15,000 रोकड़, 5,000 फर्नीचर और 10,000 का देनदार लाकर धंधा शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त रोज नामचा बन जाएगा क्योंकि सारे खाते उधार हुए हैं। माल स्टॉक आएगा तो उधार, रोकड़ आती है उधार, फर्नीचर आता है धंधे में उधार, देनदार भी संपत्ति के रूप में आता है तो उधार। तो ये सारी एंट्रियाँ उधार होंगी। और पूंजी खाता क्योंकि मालिक देने वाला है इसलिए पूंजी खाता क्या हो जाएगा, जमा। तो इसकी एंट्री हम करेंगे तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट बना दिया है। अब इस फॉर्मेट में इसकी एंट्री बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले माल स्टॉक खाता उधार है तो माल स्टॉक खाता उधार करेंगे। यहाँ पर माल स्टॉक खाता उधार रकम है 10,000। उसके बाद है रोकड़ खाता उधार 15,000 है, रोकड़ खाता उधार 15,000। और उसके बाद है फर्नीचर खाता उधार 5,000, फर्नीचर खाता उधार 5,000। फिर देनदार खाता उधार 10,000, देनदार खाता उधार 10,000। अब इस तरह से ये संयुक्त रोज नामचा में 4 एंट्री हुई तो चारों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 15 हुआ और ये 15, तो 15 और 15 30 और 10 40,000 हुआ। तो पूंजी खाते का यहाँ पर पूंजी खाते का और रकम हो जाएगी 40,000 जमा में, ठीक है। और इस तरह हमने यहाँ पर विवरण लिख दिया है। माल स्टॉक, रोकड़, फर्नीचर, देनदार लाकर धंधा शुरू किया। फिर यहाँ से लाइन खींच देंगे और लाइन यहाँ से और यहाँ विवरण के कॉलम तक ही लाइन खींच देते हैं तो ये हमारा व्यवहार पूरा हो गया। तो इस तरह से आपकी पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री देखिए। तो दूसरी एंट्री आपको उसमें दिया गया है 12 तारीख को निजी मोटर कार 80,000 में बेचकर उसमें से 50,000 रोकड़ धंधा में लाए। तो यहाँ पर 80,000 की मोटर कार को बेचा तो उसमें से धंधे में कितना लाए, 50,000। तो आपको ध्यान रखना है कि धंधे में जो आए वो रकम ध्यान में लेना है, कितना बेचा वो महत्व का नहीं है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण रकम कौन सी है, 50,000। तो 50,000 रोकड़ धंधे में आ रही है, रोकड़ आती है तो रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते जमा, इस तरह एंट्री बनेगी इसका। तो अब इसके आधार पर एंट्री करेंगे इसमें। तो यहाँ पर 12 तारीख को रोकड़ खाता उधार इसमें बताएंगे। रोकड़ खाता उधार और पूंजी खाते का क्योंकि मालिक धंधे में ला रहा है तो
पूंजी खाते का। और रकम जो धंधे में आई उसको हम दर्शा देंगे यहाँ पर। तो धंधे में रकम आई 50,000, दोनों साइड में 50,000 50,000। तो इस तरह से, और ब्यूरो ने यहाँ संचित लिख दिया है धंधे में रोकड़ 50,000 लाए। ठीक है। उसके बाद अब अगला व्यवहार है। तो अगला व्यवहार होता है 13 तारीख को। 13 तारीख को घर खर्च के लिए 1,000 रुपये बैंक से निकाले। अब बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक देने वाली होगी। और दूसरा यहाँ पर दिया घर खर्च यानी होता है आहरण, यानी कि आहरण खाता उधार होगा, मालिक लेने वाला होगा, और बैंक देने वाली है तो बैंक जमा होगा। तो आहरण खाते उधार बैंक खाते का, इस तरह इसकी एंट्री बनेगी 1,000 से। तो इसकी एंट्री में यहाँ करेंगे। आगे 13 तारीख को आहरण खाता उधार बताएंगे। आहरण खाता उधार और बैंक खाते का, और कितनी रकम थी वो 1,000। तो 1,000 ये देखिए उधार में दर्शा दिया, और यहाँ 1,000 ये जमा में दर्शा देंगे। तो दोनों पक्ष में 1,000 ये रकम दर्शा दिए। और विवरण में घर खर्च के लिए बैंक से 1,000 निकाले। ठीक है। उसके बाद 15 तारीख का व्यवहार देखिए, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें एकाकी पीढ़ी के मालिक का आयकर रिफंड 500 धंधा के बैंक खाते में भरा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आयकर रिफंड जो होता है वो मालिक का इनकम टैक्स में से बड़ी रकम है। तो ये मालिक की निजी आवक है 500 रुपया। आयकर रिफंड, मालिक ने टैक्स भरा था, ज़्यादा भर दिया था, तो वो टैक्स की रकम उसको रिफंड मिल रहा है। तो वो मालिक का निजी आवक है। लेकिन मालिक ने क्या किया, उसको धंधे के मालिक ने उसको धंधे के बैंक खाते में भर दिया, यानी वो पैसा मालिक ने धंधे में लगा दिया। तो फिर से वही नियम आएगा, मालिक धंधे को दे रहा है तो पूंजी हो गया, और दूसरा बैंक खाते में भरा है तो धंधे का बैंक लेने वाला बन जाएगा। तो बैंक खाता उधार और पूंजी खाते का, इस तरह इसको हम दर्शाएंगे। बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ही खास व्यवहार है, इसको ध्यान रखने का। आयकर रिफंड सब देख लेना इसको अच्छी तरह से। तो आयकर रिफंड दिया है तो इसको हमको समझना इस तरह से है, मालिक की निजी आवक है और मालिक अपनी निजी आवक धंधे के बैंक में भर रहा है। तो इसका मतलब क्या बताएंगे हम, बैंक खाता उधार बैंक लेने वाली है और मालिक देने वाला है तो पूंजी खाते जमा। तो बैंक खाते उधार पूंजी खाते का। तो 15 तारीख की एंट्री में यहाँ करेंगे। अब इसके अंदर 15 तारीख को बैंक खाता उधार और पूंजी खाते का, मालिक धंधे में अपनी निजी आवक लगा रहा है तो पूंजी खाते का रकम बताएंगे 500 रुपया, और यहाँ जमा में भी 500 रुपया। ठीक है। उसके बाद अब 20 तारीख को यहाँ देखिए व्यवहार दिया गया है। तो 20 तारीख को है, धंधा में से निजी उपयोग के लिए 1,000 का माल 400 नगद ले गए। तो मालिक धंधे में से फिर से निजी उपयोग में ले जा रहा है तो आहरण हो रहा है। तो आहरण कैसे हो रहा है, 1,000 और 400, तो 1,000 और 400 कितना हुआ, कुल 1,400। उसमें से वो है निजी उपयोग में 1,000 जो ले जा रहा है वो माल है। तो अगर धंधे में से माल की जावक अन्य रूप से हो बिक्री के अलावा तो वो खरीद खाता लिखा जाता है। तो इसको हम खरीद खाता दर्शाएंगे। और दूसरा रोकड़ ले जा रहा है या नगद ले जा रहा है तो नगद खाता दर्शाएंगे। तो हम इस तरह एंट्री बताएंगे, आहरण खाता उधार 1,400, दोनों मिला के कितना हुआ 1,400। तो आहरण खाता उधार 1,400, खरीद खाते का जो आहरण से माल गया वो कितना 1,000 जमा हो जाएगा, और रोकड़ खाते या नगद खाते का 400 रुपया। तो इस तरह से संयुक्त एंट्री यहाँ भी हो रही है देखिए। तो आपको समझ में आना चाहिए, आहरण खाता पहले हम उधार करेंगे 1,400। तो देखिए एंट्री में आहरण खाता उधार 1,400, आहरण खाता उधार, कुल आहरण जो रकम उसने आहरण किया वो 1,400। अब उसमें से वो माल जो ले गया उसको खरीद खाता हम बताएंगे। तो खरीद खाते का तो खरीदी में वो खरीद खाते का जो माल कितना ले गया वो 1,000, तो 1,000, और रोकड़ कितना ले गए 400। तो उसको नगद खाते लिखो या रोकड़ खाते लिखो,
तो नकद खाते का यहाँ रकम कितना बताएंगे 400। ठीक है, इस तरह से देखिए आहरण से 1400 का जो है आहरण की रकम से लिया उसने, जिसमें माल के रूप में 1000 लिया, उसको हमने खरीद खाता बता दिया, और रोकड़ लिया 400, उसको हमने इस तरह से बता दिया। उसके बाद अब अगला व्यवहार देखते हैं इसके अंदर। तो अगले व्यवहार में आपको तारीख आएगी 21 तारीख को आपको यहाँ दिया है पुत्री की प्रवास फीस। अब आपको समझना चाहिए, पुत्री कोई भी रिलेशन हो, पुत्री है, पुत्र है, दादा दादी, ऐसा कुछ भी दिया हो तो आपको कौन सा खर्च मानने का, घर खर्च मानने का या आहरण मानने का। तो पुत्री की प्रवास फीस 1500 धंधे से चुकाए, तो धंधे में से चुका रहे हैं पुत्री के प्रवास फीस, तो ये भी क्या हुआ, आहरण हुआ, अपने निजी खर्च में ले रहे हैं धंधे में से। तो कितना रुपये ले रहे हैं 1500, यहाँ रोकड़ है, तो आहरण खाते उधार रोकड़ खाते का, ऐसी एंट्री बनेगी यहाँ पर। तो इसमें एंट्री हम दर्शाएंगे यहाँ पर आहरण खाते उधार, आहरण खाते उधार और रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का, और 1500 रुपया रकम ले गए, यहाँ पर उधार में 1500 और जमा में 1500, दोनों पक्ष में 1500। विवरण लिख दिया हमने, पुत्री की प्रवास फीस 1500 धंधे में से चुकाए, ऐसा पहले से लिख देना, इसके अंदर विवरण दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद है 28 तारीख को गंगा फर्नीचर मार्ट में से 2000 का फर्नीचर घर के लिए खरीदा। अब यहाँ देखिए, गंगा फर्नीचर मार्ट में से 2000 का फर्नीचर घर के लिए खरीदा, घर के लिए खरीदा तो क्या हुआ, आहरण। तो यहाँ पर आहरण हुआ, क्या खरीदा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन घर के लिए खरीदा तो निजी खर्च उसने किया है, तो 2000 आहरण हो गया। तो एक तो आहरण खाता हो गया, दूसरा कहाँ से खरीदा, तो गंगा फर्नीचर मार्ट, तो इसको धंधे में से चुकाना पड़ेगा ये रकम। तो इसका मतलब ये जो हुआ, ये व्यक्ति लेनदार बनेगा गंगा फर्नीचर जहाँ से दिया गया है, या ऐसा बोलो कि गंगा फर्नीचर मार्ट व्यक्ति खाता है, ये देने वाला हुआ, तो देने वाला जमा कर देंगे, आहरण खाता उधार कर लेंगे घर के लिए, इसलिए आहरण खाता आएगा। तो आहरण खाते 2000 और गंगा फर्नीचर मार्ट खाते जमा 2000, ऐसी एंट्री करेंगे। तो यहाँ देखिए आहरण खाते उधार, आहरण खाते उधार और गंगा फर्नीचर मार्ट खाते, गंगा फर्नीचर मार्ट खाते का, मार्ट खाते का, और रकम इसकी है 2000, तो यहाँ 2000 लिख देंगे उधार में और 2000 यहाँ जमा में, दोनों पक्ष में। और विवरण में घर के लिए फर्नीचर खरीदा 2000 का, तो रकम भी यहाँ हम इसको दर्शा देंगे। उसके बाद अगला व्यवहार देखिए, अगला व्यवहार आता है कौन सी तारीख का, 31 तारीख है, जो महीने की अंतिम तारीख को बता रहा है इसके अंदर। तो अंतिम तारीख को उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम चेक से चुकाए, ऐसा लिखा हुआ है। तो जीवन बीमा प्रीमियम चेक से चुकाए, तो ये एंट्री क्या होगी, जीवन बीमा को क्या बोलेंगे, मालिक का जीवन बीमा है, तो मालिक का जीवन बीमा मालिक का निजी खर्च है, ध्यान रखना। खाली बीमा प्रीमियम हो तो वस्तु का प्रीमियम भी हो सकता है, लेकिन जीवन बीमा प्रीमियम है तो मालिक का निजी है हमेशा, तो इसलिए इसको हमेशा आहरण करने का, हमेशा। तो आहरण खाता उधार हो जाएगा, चेक से भरा तो बैंक देने वाली बनेगी, बैंक खाते जमा हो जाएगा। तो आहरण खाते उधार बैंक खाते का, ऐसी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर इसकी एंट्री हम दर्शाएंगे, आहरण खाता उधार, आहरण खाता उधार, और चेक से चुकाया तो बैंक खाते का, बैंक खाते का, और रकम है व्यवहार की 500 रुपया यहाँ दर्शा देंगे दोनों पक्ष में। तो उधार में 500 और जमा में 500, दोनों पक्ष में दर्शा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा सवाल हुआ इसमें जमा पक्ष का, उधार पक्ष का, ये टोटल हम करेंगे कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर लेकर के जब इसका योग करेंगे तो दोनों पक्ष का योग समान ही आने वाला है, क्योंकि हमने दोनों समान एंट्री किया है। तो जमा पक्ष का योग हम कैलसी से कर रहे हैं, तो 96,900 आया इसका जमा पक्ष का योग, यहाँ 96,900।
और वही टोटल यहाँ आएगा 96,900। ठीक है, तो इस तरह से कुल योग यहाँ दर्शा देने का। अब यह सवाल आपका पूरा हो गया। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में इस तरह से आपको सवाल गिनना होता है। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करिए। तो देखिए आपकी किताब में प्रश्न नंबर है 7। ये लोन और ब्याज के व्यवहार हैं। ठीक है, तो लोन और ब्याज के व्यवहार हैं। तो इसमें देखिए निम्नलिखित व्यवहार पुष्कर के जर्नल में लिखिए। तो पुष्कर का रोजनामचा बनेगा। इसमें व्यापारी का नाम पुष्कर है और वर्ष है 2014, फरवरी मास 1 तारीख। धंधा में अधिक रकम की ज़रूरत होने से 20,000 की 12% की लोन लिया। 20,000 की 12% की लोन लिया। अब आप ध्यान रखें, यहाँ पर धंधा में अधिक रकम की ज़रूरत होने से 20,000 की लोन लिया राम के पास से। तो यहाँ पर जो लोन हम ले रहे हैं वो देने वाला कौन है? राम। तो इसको हम बोलेंगे राम की, और आपको बताना हो तो 12% की लोन लिख सकते हो, नहीं तो राम की लोन खाते भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देने वाले खाते हम क्या करेंगे? जमा। ऐसा भी कर सकते हैं कि लोन दायित्व तो इसलिए जमा। और धंधे में 20,000 रोकड़ आएगी, तो रोकड़ आएगी तो रोकड़ खाता उधार होगा। तो रोकड़ खाता उधार राम की 12% की लोन खाते का जमा हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये 12% का भी कोई आपको गणना नहीं करना है, कोई गिनती नहीं करना है, नो कैलकुलेशन। जब तक ब्याज ना गिनने की बोला जाए तब तक इसकी कोई मतलब नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि रोकड़ खाता उधार 20,000 और राम की 12% की लोन खाते जमा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसका व्यवहार लिख सकते हैं। तो अब इसको हम एंट्री करते हैं। तो देखिए ये फॉर्मेट हमने बना लिया इसके अंदर, और इस फॉर्मेट में यहाँ पर श्री पुष्कर की बही में रोजनामचा ऐसा हमने हेडिंग कर दिया 2014 फरवरी 1। और उसके बाद अब पहला व्यवहार इसमें हम करेंगे। तो पहला व्यवहार हो रहा है रोकड़ खाता उधार। तो यहाँ लिखेंगे हम तो रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार और राम की 12% की लोन खाते का ये हमारा दायित्व है, और दायित्व को हमने जमा कर दिया। ठीक है, या राम देने वाला जमा कर दिया, तो रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाता उधार हो गया। और कितनी लोन लिया गया है? 20,000। तो यहाँ हम 20,000 दर्शा देंगे रकम। उधार साइड में यहाँ देखो 20,000 दर्शा दिए 20,000, और यहाँ जमा साइड में कितना दर्शा देंगे? 20,000। तो दोनों पक्ष में 20,000 उधार और जमा। ठीक है, ये एंट्री हो गई। उसके बाद आपकी किताब में अगला है 3 तारीख का व्यवहार है। 3 तारीख को लक्ष्मण को 5,000 उधार 8% ब्याज पर दिए। उल्टा हो गया, यहाँ हमने राम के पास से लिया था, यहाँ हम लक्ष्मण को दे रहे हैं। तो ये लोन हम दे रहे हैं तो हमारी रोकड़ जाएगी, तो रोकड़ खाता जमा होगा। लेने वाला लक्ष्मण, तो लक्ष्मण लेने वाला तो हमारा लेना बनेगा, तो उसको हम उधार करेंगे। तो लक्ष्मण को लोन खाता यहाँ पर उधार करेंगे और रोकड़ खाते जमा करेंगे। इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 तारीख को लक्ष्मण को लोन खाते उधार, लक्ष्मण को लोन खाते उधार और रोकड़ जा रही है, तो रोकड़ खाते का। और यहाँ हमने लोन दिया है 5,000, तो उधार पक्ष में हम यहाँ दर्शाएंगे 5,000 और जमा पक्ष में भी कितना दर्शाएंगे? 5,000। दोनों पक्ष में 5,000। ठीक है, उसके बाद अब आता है 8वां व्यवहार। 8 तारीख को व्यवहार दिया है। 8 तारीख को है भरत को दी लोन का 800 और ब्याज का 200 नकद मिला। तो यानी हमने भरत को लोन दिया था, तो लोन के रूप में कितना मिला? 800 वापस हुआ, और ब्याज के रूप में 200 वापस हुआ, और नगद मिला। तो कुल कितना मिला? 800 और 200 कितना मिला? 1,000। तो रोकड़ खाते आवक हो रही है, उधार हो रहा है, तो रोकड़ खाते उधार हुआ 1,000। और भरत ने लोन दिया, तो भरत को लोन खाते जमा करेंगे 800, और ब्याज हमको आवक हो रही है तो ब्याज खाते जमा करेंगे 200, संयुक्त रोजनामचा। तो इसकी एंट्री देखिए इस तरह से करेंगे कि यहाँ पहले तो आवक हो रही है उसको उधार करेंगे, तो रोकड़ खाते उधार। ये तारीख अपने है 8 तारीख है, यहाँ 8 तारीख रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार। कितनी रोकड़ आवक हो रही है? 1,000।
और भरत को या भरत की लोन खाते का कितना उसकी लोन से मिला है अपने को 800 रुपया मिला है, और ब्याज खाते का या लोन पर ब्याज खाते लिख सकते हो, ब्याज खाते का 200 रुपया ब्याज का मिला है। ठीक है, तो दोनों मिला के कितना मिला 1000। तो रोकड़ खाते उधार 1000, भरत की लोन खाते जमा 800 और ब्याज आवक है जमा 200, और भरत के पास से लोन और ब्याज के नकद मिले उसके। तो इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद हम आगे उसके बाद अपना व्यवहार देखते हैं इसके बाद का। तो देखिए 10 तारीख को दिया है यहाँ पर सीता के पास से ली लोन 5000 वापस किए और ब्याज 400 चुकाया। अभी उल्टा हुआ इसका, देखो यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमने कितना पेमेंट किया 5000 और 400 कितना हुआ 5400। तो रोकड़ खाते जमा कितना हो जाएगा 5400, 5400 जमा हो जाएगा। और उधार में हम सीता को वापस कर रहे हैं तो सीता का जो है अपना दायित्व घटेगा। तो सीता की लोन खाते या सीता से लोन खाता उधार करेंगे और ब्याज हमारा खर्च होगा तो ब्याज खाते उधार करेंगे। तो इसकी एंट्री देखो 10 तारीख को सीता की लोन खाते उधार ब्याज खाते उधार अपना खर्च है तो ब्याज खाते उधार और रोकड़ खाते का क्या सीता की लोन के लिए हमने 5000 चुकाए और उसका ब्याज हमने चुकाया 400 और कुल हमने चुकाया 5400। तो इस तरह से ये जो पेमेंट हुआ विवरण में सीता की लोन के संदर्भ में 5000 और ब्याज के संदर्भ में 400 वापस चुकाए उसका पेमेंट किए। ठीक है, फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए। अगला व्यवहार है 12 तारीख को। तो 12 तारीख को यहाँ पर कौशल को दी लोन पर 200 ब्याज मिला, हमें मिल रहा है तो रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार और ब्याज आवक हमारी ब्याज खाते जमा। तो रोकड़ खाते उधार लोन पर ब्याज खाते जमा 12 तारीख को। तो 12 तारीख की एंट्री करेंगे यहाँ पर रोकड़ खाता उधार और लोन पर ब्याज खाते का कितने रकम मिली 200। तो 200 रुपये यहाँ हो गया और 200 इधर हो गया 200। और विवरण में देखो यहाँ लिख दिया है कौशल से लोन पर ब्याज का प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद किताब में तारीख है उसके बाद 15 तारीख को राम के पास से ली लोन पर 1 मास का ब्याज चुकाया। अब राम के पास से हमने कितना ब्याज लोन लिया था 20,000 लोन लिया था, कितने प्रतिशत की 12% की। तो 20,000 का 12% की लोन का 1 मास का ब्याज चुकाना है। तो गणना को कर लेना आप कैलकुलेटर में 20,000 गुणे 12/100 और गुणे 1 महीना यानी 1/12। फिर से समझो 20,000 गुणे 12/100 और गुणे 1/12। आप ऐसा गणना करोगे तो आपको 200 रुपये आएगा। और सिंपल हिसाब करना हो तो 20,000 का साल का ब्याज 12% के 2400 रुपया हुआ 1 साल का ब्याज। तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा 200 रुपया होगा। आप जैसे गिनना गिन सकते हो। तो मासिक ब्याज इसका 200 रुपया हुआ। तो राम के पास से ली लोन पर 1 मास का ब्याज चुकाया। अब ब्याज हम चुका रहे हैं तो खर्च है तो लोन पर ब्याज खाता उधार रोकड़ खाते का लोन पर ब्याज खाता उधार लोन पर ब्याज खाता उधार और रोकड़ खाते का 200 रुपया दोनों पक्ष में। ठीक है, उसके बाद अंतिम एंट्री है 18 तारीख को। 18 तारीख की एंट्री लास्ट है। लक्ष्मण को की लोन पर ब्याज के 75 लेने हुए। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ लोन के ब्याज मिल नहीं रहा है, मिला नहीं अभी, लेना हुआ है खाली, मिलेगा भविष्य में मिलेगा। तो ये हमारी आवक तो है लेकिन लक्ष्मण के पास से वो लेना बन जाएगा। तो इसलिए इसको हम
ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि रोकड़ खाता या बैंक खाता नहीं दर्शा सकते हैं। इसको हम लक्ष्मण के पास से बाकी लेना के रूप में बताएंगे। तो लक्ष्मण खाते उधार और मिलना बाकी ब्याज खाते का, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं, या लोन का ब्याज खाते ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे लक्ष्मण खाते उधार, रोकड़ नहीं मिला इसलिए रोकड़ नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण खाते उधार, लक्ष्मण खाते उधार और लोन पर ब्याज खाते का, ब्याज खाते का रुपया लेना है 75। तो यहाँ उधार में 75 और जमा में 75, दोनों साइड में 75 दर्शा दिए। उसके बाद आपको अब इसका टोटल करेंगे, जैसे हमने पीछे सवाल में किया। इसका दोनों पक्ष का योग करेंगे तो 31,875 उधार का, 31,875, और वही टोटल जमा का भी आएगा। आप करेंगे तो 31,875। इस तरह से दोनों पक्ष का योग, इसका कुल योग हो गया। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही सरलता से और बहुत ही आसानी से, सावधानी से आप समझेंगे एक एक व्यवहार। आपके किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 86 पर। आपकी नई बुक है तो पेज नंबर 86 पर, पुरानी बुक होगी तो 102 पर होगा, लेकिन नई पर 86 नंबर पेज पर ये आपको सवाल दिया है। प्रश्न नंबर 6, पूंजी और आहरण के व्यवहार। तो उसको हमने आपको व्यवस्थित समझाया, तो आप एक एक एंट्री इसके अंदर आप समझ करके एंट्री करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 स्वाध्याय का है, लोन और ब्याज के व्यवहार है। पुष्कर की बही में रोज नामचा लिखना है, तो उसका आपको व्यवहार इसमें ये दिया गया है। तो ये सब व्यवहार आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी व्यवहारों को समझकर, और इसका प्रारूप आपको गलत नहीं होना चाहिए। और ये जो एंट्री है, ये एंट्री आपको जैसे मैंने बताया, जैसे उधार की एंट्री अपने थोड़ा जो है बाएं से लेफ्ट से शुरू करते हैं, और जमा की एंट्री थोड़ी स्पेस देकर शुरू करते हैं, ये आपको खास ध्यान रखना है। उसके अलावा मुख्य रोज जो है संयुक्त रोज नामचा, एक संयुक्त रोज नामचा है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, जैसे हमने अभी एंट्री किया था, यहाँ पर 2 एंट्री जमा हो रही है, तो आहरण को थोड़ा हमने इधर किया, जबकि जमा की एंट्री थोड़ा इस साइड में लिखा है। तो ये आपका लिखने का जो तरीका होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए। विवरण लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन करो, वो अंडरलाइन आपके विवरण तक ही होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसा प्रारूप आपको सिखाया गया है, इसी प्रारूप में आपको इसको लिख करके और प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद किताब में उदाहरण है, उसको भी आप देखेंगे तो आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।